सबसे पहले मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है, नामबियाल साहब, रघुनाथ नामबियाल, एयर मार्शल रघुनाथ नामबियाल, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है। आपने तो रफाल उड़ाया है सर, आपने तो खुद 1 घंटे की उड़ान भरी है रफाल के अंदर। आपके हम लोग अनुभव जानना चाहेंगे। जो ये कहा जा रहा है कि भारतीय रक्षा तैयारियों चुनौतियों के लिहाज से ये अब तक की गेम चेंजर डील है, गेम चेंजर इसको कहा जा रहा है रफाल को। रघुनाथ नामबियाल जी। देखिए, जो रफाल जो है ना, एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स एयरक्राफ्ट है। वो एक कहा जाता है कि ये एक ओमनी रोल एयरक्राफ्ट है, यानी कि उनको एक मिशन में 3 या 4 रोल्स एक साथ कर सकते हैं। और इसके कारण एयरक्राफ्ट के कॉकपिट में काफ़ी इक्विपमेंट ज़्यादा है और उसके स्विचिंग के मेथोडोलॉजी भी काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। इसीलिए फ्रेंच टेक्नोलॉजी और उनकी इनोवेशन के कारण ये जो सारा कॉम्प्लेक्स जो मामला जो है उसको काफ़ी सिंप्लीफाई किया गया है और पायलट फ्रेंडली है इस जहाज। तो इसीलिए इस जहाज को हम गेम चेंजर बुलाते हैं। इसके पेलोड की क्षमता काफ़ी हाई है, 10 टन तक भार इसको लिफ्ट कर सकती है। और अगर आप इस जहाज को की तुलना में और कोई जहाज देखें इस इन द इंडियन कॉन्टिनेंट, आई थिंक दिस बाय फार द बेस्ट एयरक्राफ्ट टुडे। और इसको गेम चेंजर क्यों कहा जा रहा है? मतलब अगर दुश्मन देशों से तुलना की जाए, जिस तरह का आप जानते हैं इस वक्त विवाद चीन के साथ है, इस तरह की मारक क्षमता वाला फाइटर जेट क्या दूसरे मुल्कों के पास है? इतनी ताकत वाला चीन के पास भी नहीं है शायद, पाकिस्तान तो छोड़ ही दीजिए। नहीं, चीन के पास तो, पाकिस्तान को तो छोड़ो, क्योंकि पाकिस्तान के पास F-16 ही है, उनकी सबसे बेहतरीन जहाज तो F-16 है। और चीन के पास तो जो J-20 जो चेंगडू फाइटर है उनके पास है। और अगर उनसे तुलना किया जाए तो राफेल बहुत ही बेहतरीन है, इसीलिए उसको गेम चेंजर की दर्जा दिया जाता है, क्योंकि वो जो एग्जिस्टिंग गेम है उसको चेंज करने वाली है। ठीक है, लेफ्टिनेंट जनरल हमारे साथ। अब जब इधर की जो हाँ बोल लीजिए, आप कंप्लीट कर लीजिए सर, आप कंप्लीट कर लीजिए। मैं बता रहा था कि जो अभी का माहौल है, अभी का जो बैलेंस ऑफ पावर है इन द एयर, उसको राफेल के इंडक्शन के बाद काफ़ी डिफरेंस पड़ेगा इन आर बेनिफिट। अब कोई पूछेंगे कि 5 राफेल क्या कर सकता है, मगर ऐसा यह है कि 5 राफेल तो है, मगर एनिमी को 5 राफेल्स के दुश्मन को देखना पड़ेगा कि 5 राफेल है किधर। उनके अनुमान में हर जगह जहाँ भी कोई जहाज हो वो राफेल हो सकता है, और उसका जो चांसेस है जो उनको डील करना पड़ेगा। और इसी कारणवश उनके जो टैक्टिक्स है, उनके जो स्ट्रेटजी है, सब बदल जाएगा। इसी तरह वो गेम चेंजर बनती है। अच्छा रघुनाथ नामबियाल जी, एक चीज़ मैं आपके बारे में, वैसे तो देश दुनिया हर कोई जानता है आपको, वैसे मैं बता देता हूँ, करगिल युद्ध के दौरान टाइगर हिल पर लेज़र गाइडेड बॉम्ब दागने वाले पहले वायुसेना अफसर जो हैं वो रघुनाथ नामबियाल जी हैं। इसी से जुड़ा सवाल सर, क्योंकि आपने लेज़र गाइडेड बॉम्ब उधर भी दागा था, तो उस लिहाज से ये रफाल कितना ताकतवर? देखिए, लेज़र गाइडेड बॉम्ब तो 21 इयर्स पहले कारगिल युद्ध में मैंने ड्रॉप करने का मुझे चांस मिला था। आज राफेल जो है उसका वेपन पैकेज बहुत ही इम्प्रूव्ड है। राफेल 4 वेपन्स के साथ आ रहा है इस बार। एयर टू ग्राउंड रोल में राफेल के पास स्कैल्प है और हैमर है, और काफ़ी आयरन बॉम्ब जो हम डम बॉम्ब बोलते हैं वो भी कैरी कर सकते हैं। इस वक्त लेज़र गाइडेड बॉम्ब तो राफेल के पास नहीं है, और आने वाले सालों में आ ही जाएगा। मगर जो हैमर जो है और जो स्कैल्प जो है, बहुत लंबी दूर पे मारने की वेपन्स हैं। स्कैल्प 300 किलोमीटर तक की दूरी पे दुश्मन को मार गिरा सकता है। वह हैमर जो है, जिसको ये जहाज कैरी कर सकता है, उसे 70 किलोमीटर तक की मार की रेंज कैपेबिलिटी है। तो ऑल इन ऑल द एयर टू ग्राउंड पैकेज ऑफ द राफेल इज वेरी पावरफुल। अगर आप एयर टू एयर कैपेबिलिटी देखें तो प्रॉब्ली द वर्ल्ड्स बेस्ट मिसाइल जो अभी फील्ड हुआ है सारे एयर फोर्सेस में, वो मीटियोर है। मीटियोर की जो रेंज है वो अब 180 किलोमीटर्स है, और उसके तुलने में हमारे दुश्मनों के पास ऐसा कोई वेपन नहीं है।
ठीक सर। रघुनाथ नाम्बियार जी, एयर मार्शल रघुनाथ नाम्बियार, बस एक एक्सपीरियंस आपसे ज़रूर हम लेना चाहेंगे। जब आपने रफाल उड़ाया था, रफाल की जो पहली भारतीय उड़ान, उस दल का आप हिस्सा थे, वो किस तरह का अनुभव आपका रहा था सर? देखिए, बहुत लोगों ने रफाल उड़ाया है। हमने एयरफोर्स ने रफाल को टेस्टिंग के दौरान भी उड़ाया था। मैं एक सीनियर ऑफिसर के तौर पे सबसे पहला ऑफिसर था जो फ्रंट सीट से फ्लाई किया था रफाल को। और आपको याद होगा तब एक कंट्रोवर्सी चल रहा था इसके ऊपर कि रफाल की जो प्रोक्योरमेंट था वो थोड़ा टेंटेड था और बाकी था। और मैं ये कहना चाहूँगा कि रफाल का जो पूरा कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन होता इंडियन एयरफोर्स ने किया था। और इंडियन एयरफोर्स इस जहाज को वेरी वेरी फेयरली एंड वेरी वेरी स्क्वायरली सेलेक्ट किया था एक प्रोसेस के थ्रू। और उसके बाद जब हमारे गवर्नमेंट इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट के तौर पर रफाल को ख़रीदा था तो हमें इस चांस मिला, क्योंकि इसको फ्लाई करने का चांस मिला। और ये एक डेमोन्स्ट्रेशन फ़्लाइट था जहाँ की हम टेक ऑफ के बाद 1 घंटे के अंदर रफाल के सारे जो पॉसिबल रोल्स थे उसको देखने का एक अपॉर्चुनिटी, और उसको देखना क्या कि कितना स्मूथली या कितना केपेबल एयरक्राफ्ट ये आने वाला है हमारे इन्वेंट्री में। ये मुझे बहुत आई विल नेवर फॉरगेट दैट सॉर्टी ऑफ माइन। इट वाज फ्लोन फॉर अबाउट an hour over France. We took off from a base called East near the city of Marseille, and we flew all over land and over the sea. And aircraft का पूरा holistic performance का एक glimpse मुझे मिलने की अवसर मिला। मुझे बहुत श्योर है कि जो पायलट्स जो हम फ्रांस भेजे थे 1 साल से अधिक वहाँ से ट्रेन करके आ रहे हैं अभी, ये जो 5 जहाज लेके, मुझे बिल्कुल यकीन है कि हमारे जो पायलट्स हैं वो बहुत ही केपेबल हैं, बेस्ट सेलेक्टेड पायलट्स हैं। और इधर आने के बाद वो in very little time they will get up to speed and they will be a big asset and a big boost to the capability of the Indian Air Force. ठीक सर, आप रहिए, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप रहिए हमारे साथ शंकर प्रसाद है, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल। उसके बाद रविंद्र छतवाल जी, मैं आपके पास आऊँगा। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल शंकर प्रसाद, जिस तरह का स्टैंड ऑफ या जिस तरह का टकराव चीन के साथ, उस लिहाज से उस दौर में रफाल की एंट्री कितनी बड़ी ताकत और कितना बड़ा मैसेज दुश्मन देशों के लिए रफाल का आना? देखिए, आप लोग कई दिनों से डिस्कस कर रहे हैं और अभी आपने शुरू ही प्रोग्राम किया इससे कि रफाल इज़ अ गेम चेंजर। यानी गेम चेंजर का मतलब क्या हुआ? गेम चेंजर का मतलब यह है कि लड़ाई करने का माहौल जो है वो बदली किया गया है। जैसे कि एक फुटबॉल का गेम होता है, उसमें कोई फ्रंट फॉरवर्ड आता है, कोई राइट इन आता है, कोई लेफ्ट इन आता है, वो गेम को चेंज कर देते हैं, वो गेम की टैक्टिक्स को बदल कर देते हैं। तो गेम जो है ये चेंजर क्यों है? गेम चेंजर इस मारे हैं कि आजकल की आधुनिक लड़ाई में वायु सेना इस किस्म की हालात में बहुत एक अहम रखती है। मैं समझता हूँ ये तो एयर मार्शल साहब और छटवाल साहब बहुत डिटेल में बताएंगे आपको शायद, लेकिन इस किस्म की लड़ाई में अगर, मैं बहुत ज़ोर से कह रहा हूँ, अगर लड़ाई का माहौल बन गया भारत और चीन के बीच में और ये बातचीत से मसला हल नहीं हुआ, तो सबसे पहला औजार फायर किया जाएगा, द फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट विच विल बी लॉन्च्ड फॉर वॉर विल बी एन एयरक्राफ्ट। सबसे पहले एयरक्राफ्ट जाएगा। और एयरक्राफ्ट जाएगा कहाँ? वो ये यकीन करेगा कि दुश्मन के हवाई अड्डे जो हैं जहाँ से वो अपने एयरक्राफ्ट को उड़ा सकता है, उनको नाकामयाब कर दिया जाए, उनको ज़ीरो कर दिया जाए, उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए, उनको अनफिट फॉर फ्लाइंग कर दिया जाए। दूसरा, जो दुश्मन के समान लॉजिस्टिक सपोर्ट के रास्ते हैं, जैसे कि जहाँ रास्तों में कोई डी-फाइल हो, कोई ब्रिजेज हो, जिससे कि उनको डिस्ट्रॉय कर दिया जाए तो उसकी लॉजिस्टिक्स नहीं आ सकेगी, तो वो एक आइसोलेशन फॉर्म हो जाएगी। तो एयरफोर्स कुछ ही मिनटों में रफाल के आने के बाद ये फॉरवर्ड, जैसे मैंने आपको बताया, राइट इन लेफ्ट इन बताया, गेम चेंज करेंगे कि ना तो चाइना के जहाज उड़ पाएंगे ना वो इनकी मदद कर पाएंगे। उससे क्या होगा कि जब भारत की फुट सेना यानी कि आर्मी कोई एक्शन करेगी, उसमें पहली बात तो चीन की हवाई फोर्स जो है कुछ एक्टिविटी नहीं कर पाएगी। दूसरी बात, जैसे कि एयर मार्शल साहब ने बताया, इन्होंने ही इज़ एक्सपीरियंस्ड इन पुटिंग लेज़र बॉम्ब्स।
आज की तारीख में रफ़ेल के साथ और रफ़ेल के अलावा और भी बहुत जहाज़ हैं हमारे पास, और भी बहुत एमिनेशंस हैं। छतवाल साहब इसका बड़ा ज्ञान रखते हैं, जो कि बालाकोट में इस्तेमाल हुआ, जो कि पिन पॉइंट टारगेट लेता है। Spice तो 2000। जहाँ भी भारत सेना चाहेगी, हाँ जी, और जहाँ भी भारत सेना चाहेगी वहाँ पे एयरफोर्स की ज़रूरी नहीं यही रफ़ाल हो, हमारे पास और बहुत हथियार हैं, उनसे उनकी पिन पॉइंट जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, यानी कि जो उनके डिफेंस वर्क्स हैं, जो उनके बंकर्स हैं, जो उनकी डिफेंसेस हैं, उसको नष्ट कर सकती है।